गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आदर्श बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल से मैं सुमन एसएसटी की क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम मुद्रा के बारे में पढ़ रहे थे। अर्थव्यवस्था जो हमारा टॉपिक है, अर्थशास्त्र, उससे हम पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 14 और अध्याय का नाम है आर्थिक अवधारणाएं एवं नियोजन। आर्थिक अवधारणाएं एवं नियोजन। इसमें स्टूडेंट्स आपने सुना होगा आय, प्रतिदिन सुनते हैं हम। आय है, इसके बारे में हम प्रतिदिन सुनते हैं। आय जो है, इसके बगैर हमारे जीवन का कोई भी कारक है वो घटित नहीं हो पाता है। किसी भी व्यक्ति के अगर हमें आर्थिक स्थिति का आकलन करना है तो हम उसकी क्या देखेंगे? आय। अगर किसी परिवार के भौतिक संसाधनों को देखेंगे और उसके स्थिति का अगर हम आंकलन करेंगे, आर्थिक स्थिति का आंकलन करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास मापक क्या है? आय। ऐसे ही हम एक सोसाइटी का, एक समाज का आंकलन अगर हम करेंगे आर्थिक स्थिति का, तो उसके लिए भी हमारे पास क्या है? मापक है आय। यही तो करते हैं हम समाज में, देखते हैं ना, किसी के घर में लैपटॉप है, किसी के घर में कंप्यूटर है, एलईडी भी लगा हुआ है, मोबाइल फोन भी है, तो उसकी आर्थिक स्थिति का आंकलन आप कैसे कि भाई पैसे वाला है, पैसे है इनके पास, इसका मतलब उनकी आय है, वो इनकम है, वो अच्छी खासी। दूसरी ओर मान लीजिए किसी के घर में लाइट का कनेक्शन तक नहीं है, टीवी होना तो दूर, लाइट का कनेक्शन तक नहीं है, बिजली का कनेक्शन नहीं है, उनके यहाँ बिजली है ही नहीं, कंप्यूटर भी नहीं है, टीवी भी नहीं है, तो उसकी आर्थिक स्थिति कैसे है? इसका मतलब उसकी आय है वो क्या है? कम। इसलिए व्यक्ति क्या हो गया? हम इसको कहते हैं गरीब है। जिसके पास सब कुछ है, इसकी आय ज्यादा है, इसका मतलब वो क्या है? अमीर है। समझ गए? ऐसे ही एक देश के लिए जो व्यक्ति विशेष की अगर हम निकालेंगे ना, व्यक्ति विशेष की जो आय का हम आकलन करते हैं, इसको हम कहते हैं प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय। ऐसे स्टूडेंट्स, एक देश की कल्पना हम करें कि अमुक देश में संसाधन कैसे हैं, वहां की आर्थिक स्थिति है, अर्थव्यवस्था है, उसकी स्थिति कैसी है, तो इसका आकलन हम कैसे लगाएंगे? राष्ट्रीय आय, पूरे राष्ट्र की आय, राष्ट्रीय आय। इसको हम प्रति व्यक्ति आय नहीं कहेंगे। इन सभी की काउंटिंग, पूरे देश की काउंटिंग क्या कहलाएगी? पूरे देश की जो इनकम है हर व्यक्ति की, यानी 125 करोड़ जो जनसंख्या है, उसका अलग अलग आंकलन होगा। कितनी जनसंख्या है, वो वर्कर है, उसके हिसाब से इसका आंकलन होगा और एक जगह काउंट होगा जिसका नाम है राष्ट्रीय आय। इस हमने प्रति व्यक्ति आय के माध्यम से देखा कि दो व्यक्तियों के बीच हम तुलना कर सकते हैं, एक परिवार का हम पता लगा सकते हैं कि इस परिवार की स्थिति कैसी है भौतिक संसाधनों के आधार पर। राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय आय में हम एक देश की आर्थिक स्थिति का आकलन कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति का आकलन कर सकते हैं। अगर एक देश की राष्ट्रीय आय बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब उस देश की आर्थिक स्थिति कैसी है? बहुत ही अच्छी। दूसरा, इस राष्ट्रीय आय के ये एक हमारे पास में क्या है? मापने का, जैसे दूध को हम लीटर से नापते हैं ना, वैसे ही आय, एक देश की आर्थिक स्थिति को मापने का जो हमारे पास में मापक है वो क्या है? राष्ट्रीय आय है, देश की इनकम। अब इससे हम आर्थिक स्थिति का भी पता लगा सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं कि दो राष्ट्रों के बीच अगर हमें तुलना करनी है, आर्थिक तुलना उनके बारे में अगर हमें करनी है, तो उसके लिए भी हमारे पास जो अहम मापक है वो क्या है? राष्ट्रीय आय है। जैसे एक राष्ट्र की जो इनकम है, राष्ट्रीय आय है, वो मान लीजिए है 50,000, और एक राष्ट्र की जो राष्ट्रीय आय है वो है 1,00,000 रुपए। तो कौन से राष्ट्र की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी? आप आकलन कर सकते हैं इस चीज का, जिसकी 1,00,000 रुपए। समझ गए? तो दो राष्ट्रों के बीच
दो राष्ट्रों के बीच आर्थिक स्थिति की तुलना की जा सकती है राष्ट्रीय आय के माप के द्वारा। तीसरा देखिए, इस राष्ट्रीय आय के जरिए, इस राष्ट्रीय आय की क्यों इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इस राष्ट्रीय आय के जरिए हमारे देश की या किसी भी राष्ट्र की जो आर्थिक क्षेत्र होते हैं, अर्थव्यवस्था में 3 आर्थिक क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, जिनके बारे में विस्तृत अध्ययन हमारे आगामी क्लास में करेंगे, इसी चैप्टर में करेंगे। तो 3 इसके क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र में किसान आते हैं, पशुपालन आते हैं, कृषि आती है, कृषि से यानी प्रकृति से रिलेटेड कार्य आते हैं। द्वितीय क्षेत्र है जिसमें विनिर्माण का कार्य आता है, और तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र है जिसमें सेवा देने का काम किया जाता है। तो राष्ट्रीय आय में इन तीनों की भूमिका का भी आकलन किया जा सकता है कि प्राथमिक क्षेत्र में कितनी इनकम हो रही है और द्वितीय क्षेत्र में कितनी इनकम हो रही है, तृतीय क्षेत्र में कितनी, और फिर राष्ट्रीय आय में इनका योगदान कितना तय आ रहा है, वो भी हम इस राष्ट्रीय आय के द्वारा ही तय कर सकते हैं। तो अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों की भूमिका पता लगा सकते हैं ना। अब इस राष्ट्रीय आय के जरिए ही हम ये भी पता लगा सकते हैं कि अमुक राष्ट्र की आर्थिक स्थिति है वो इतनी अच्छी नहीं है, तो आगे भविष्य में क्या करना है, इसके लिए प्लानिंग बना सकते हैं, इसके लिए व्यवस्था कर सकते हैं, इसके लिए हम ऐसे नियोजन या प्रबंधन कार्य कर सकते हैं जिससे अमुक राष्ट्र की आर्थिक स्थिति है वो और भी अच्छी हो जाए, अगर हमारे पास राष्ट्रीय आय के आंकड़े होंगे तो चौथा पॉइंट लिखिए आप, अर्थव्यवस्था में सुधार करने का साधन है हमारे पास अर्थव्यवस्था में सुधार करने। स्टूडेंट्स, पैसे के बगैर, आय के बगैर हमारे जीवन में कोई काम नहीं होता, लेकिन पैसा ही मनुष्य जीवन के लिए सब कुछ नहीं होता। ये केवल एक स्रोत मात्र है, स्रोत है, ये हमारे जीवन के हर पहलू से जुड़ा हुआ है, लेकिन सब कुछ नहीं है। पैसा, आय सब कुछ नहीं है, इसकी अपने आप में इंपॉर्टेंस ही है। अब मैंने आपको बताया कि इस राष्ट्रीय आय है, इस राष्ट्रीय आय को के जरिए हम ये 4 बिंदु है इनका पता लगा सकते हैं। अब इस राष्ट्रीय आय जो है, इस राष्ट्रीय आय को हम कैसे समझेंगे, तो सरल शब्दों में समझो, एक देश के उत्पादन के सभी साधनों द्वारा एक वित्त वर्ष में उत्पादन प्रक्रिया में योगदान के फलस्वरूप प्राप्त आय का योग क्या कहलाता है, राष्ट्रीय आय कहलाती है। उत्पादन जानते हैं स्टूडेंट्स, क्या होता है उत्पादन? उत्पादन होता है आवश्यकताओं का सर्जन करना ही क्या कहलाता है, उत्पादन कहलाता है। जिस भी चीज की आवश्यकता हुई उसको बना देना ही उसका क्या कहलाता है, उत्पादन कहलाता है। एक चीज और आई थी आपके वित्त वर्ष, ये भारत में है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। यहां से 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च का जो समय है, लगभग एक साल, यह साल अर्थव्यवस्था में कहलाता है
अधिविकर्ष भी कहते हैं इसको और वित्त वर्ष भी कहते हैं। तो एक देश के उत्पादन के जो सभी साधन हैं, एक देश के उत्पादन के जो सभी साधन हैं उनका एक वित्त वर्ष में यानी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक उत्पादन की प्रक्रिया में कितना योगदान रहता है और उस उत्पादन में के बाद जो इनकम होती वो ही क्या कहलाती है, राष्ट्रीय आय कहलाती है। क्या कहलाती है, राष्ट्रीय आय कहलाती है। एक चीज और आती है स्टूडेंट्स आपके, घरेलू राष्ट्रीय आय। घरेलू मतलब एक देश के घर की, घर कौन है यहाँ पे, देश है। तो देश के सीमाओं के भीतर, पूरे देश की सीमाओं के भीतर जो उत्पादन हुआ है, उत्पादन की प्रक्रिया के फलस्वरूप जो इनकम होती है वो कहलाती है घरेलू राष्ट्रीय आय। घरेलू राष्ट्रीय आय। इसमें विदेशी मुद्रा की भी भूमिका हो सकती है क्योंकि विदेशी टूरिस्ट वगैरह वो हमारे यहाँ आते रहते हैं। हमारा सामान तो वहाँ पे नहीं जाता लेकिन वो लोग यहाँ पे आते रहते हैं, तो वो लोग खरीदते हैं वस्तुओं को देश के अंदर से, यहीं से। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो राष्ट्रीय आय है, ये राष्ट्रीय आय एक आर्थिक व्यवस्था को मापने का सही तरीका नहीं है। विद्वान ये कहते हैं कि राष्ट्रीय आय से आप एक देश की अर्थव्यवस्था का सही प्रकार से आकलन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि देशों की स्थिति है, आकार है, वहां की जनसंख्या है, वो अलग अलग होती, जनसंख्या है वो अलग अलग होती है। अगर किसी, अब भारत जैसे राष्ट्र की 125 करोड़ जनसंख्या है, 125 करोड़ जनसंख्या है, तो यहाँ अगर प्रति व्यक्ति आय 1 लाख भी होगी, 1 लाख होगी। स्विट्जरलैंड की जो जनसंख्या है वो 50 लाख ही है और वहां के लोगों की इनकम भी 1 लाख है। इधर जनसंख्या कितनी है, 125 करोड़ है। फर्क आ गया ना यहाँ पे। इनका तो रुपया कितना जाएगा और इनका कम रह जाएगा। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन, यहाँ की जनसंख्या वो क्या है, कम। तो विद्वान ये कहते हैं कि राष्ट्रीय आय के जरिए आप एक देश की आर्थिक स्थिति का सही तरीके से आकलन नहीं कर सकते हैं। इससे उपयुक्त मार्ग है वो कौन सा है, वो है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय इससे भी उपयुक्त क्या है, प्रति व्यक्ति आय। आप क्या है, प्रति व्यक्ति आय का आकलन कीजिए। पहले एक सारी की सारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का आकलन हम एक राष्ट्रीय आय से नहीं लगा सकते हैं, इसलिए प्रति व्यक्ति आय को इंपॉर्टेंट माना गया। और इस प्रति व्यक्ति आय को निकालने का एक सूत्र विद्वानों ने दिया है, राष्ट्रीय आय बटे जनसंख्या। स्टूडेंट्स एग्जाम में पूछा जाता है, प्रति व्यक्ति आय इज इक्वल टू राष्ट्रीय आय बटे जनसंख्या। अब प्रति व्यक्ति हम जैसे भारत के निकाल लें तो यहाँ की जो राष्ट्रीय आय हमने 1 लाख ली थी, प्रति व्यक्ति हम निकाल रहे हैं, जनसंख्या हमारी कितनी है, 125 करोड़ है, तो इसका भाग लग जाए और जो हमारे यहाँ पे भागफल आएगा वो क्या हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय, वो आ जाएगा आपका प्रति व्यक्ति आय। ऐसे निकाला जा सकता है। ऐसे स्विट्जरलैंड की है तो यहाँ जनसंख्या है, राष्ट्रीय आय है वो भी उसकी क्या है, 1 लाख है, जनसंख्या यहाँ पे चेंज हो जाएगी 50 लाख। तो इस प्रकार से प्रति व्यक्ति आय को ज्ञात किया जा सकता है। एक राष्ट्र की कुल आय कितनी है बटे उसकी जनसंख्या इज इक्वल टू प्रति व्यक्ति आय।
समझ गए स्टूडेंट्स? ये है प्रति व्यक्ति आय। अब देखिए भारत में राष्ट्रीय आय की गणना है वो कैसे की जाती है, कौन करता है? स्टूडेंट्स, स्वतंत्रता से पहले हमारे यहाँ पर ऐसी कोई संस्था नहीं थी जो राष्ट्रीय आय का माप करती थी, उसका आकलन करती थी। हमारी स्वतंत्रता से पहले ऐसी कोई संस्था भारत में नहीं थी। तो भारत में जो राष्ट्रीय आय का जो प्रथम गणना है, इसकी शुरुआत श्री दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1868 ईस्वी में की गई थी। स्वतंत्रता के 1868 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। स्वतंत्रता से पहले ऐसी कोई संस्था नहीं थी जो राष्ट्रीय आय का आकलन, दादा भाई नौरोजी ने सिद्धांत दिया था। फिर उसके बाद ये जो अर्थव्यवस्था को मापने का जो फॉर्मूला है वो फिडले, दादा भाई नौरोजी के बाद में फिडले ने दिया था। फिडले, शिराज और डॉक्टर वी आर राव सी देसाई के द्वारा फिडले, शिराज और वीसीआर देसाई, राव आर सी देसाई और तीसरा जो व्यक्ति है इनके साथ वो है डॉक्टर वी के आर। इन लोगों ने दादा भाई नौरोजी के बाद में भारतीय अर्थव्यवस्था को केवल अनुमान लगाने के तरीके बताए थे। इन सभी विद्वानों ने, चाहे दादा भाई नौरोजी हो, चाहे फिडले सिराज हो, चाहे रवि आर सी देसाई जी हो, चाहे डॉक्टर वी के आर हो, इन सब ने केवल अनुमान लगाए थे, तरीके बताए हैं, कोई विधि नहीं बताई इन्होंने, और वो भी अलग अलग। दादा भाई नौरोजी ने अलग सिद्धांत दिया, धन निष्कासन का सिद्धांत वगैरह इन्होंने दिए। फिडले सिराज ने अलग विधियों का से अनुमान लगाया। परंतु इन विद्वानों के पास विश्वसनीय समयांकों एवं सूचनाओं का अभाव था तथा इन्होंने उपयुक्त सांख्यिकी विधियों का उपयोग नहीं किया। इन सभी ने अलग अलग तरीके तो बता दिए, लेकिन इनके पास कोई उपयुक्त सांख्यिकी विधान नहीं था। तो स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार द्वारा श्री पीपीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में अगस्त 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया कब? 1949 में। तब तात्कालिक जो भारत सरकार की केंद्र सरकार, उसमें महालनोबिस श्री पीसी महालनोबिस, इनकी अध्यक्षता में 1949 में 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था 1949 में। स्वतंत्रता से पहले भारत में ऐसा कोई जो संस्था है वो नहीं थी। वो सबसे पहले कब बनी है? 1949 में बनी है। तात्कालिक भारत सरकार ने उस टाइम पर
जो महानौबिस थे उनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। इस समिति ने अपनी प्रथम रिपोर्ट 1951 में दी, 1951 में, और अंतिम रिपोर्ट इन्होंने दी 1955 में। महालनोबिस की जो ये समिति है, समिति बता दूं आपको, राष्ट्रीय आय समिति, इन्होंने अपनी प्रथम रिपोर्ट 1951 में दी, प्रथम रिपोर्ट, और अंतिम रिपोर्ट इन्होंने दी है 1955 में। यह है अंतिम रिपोर्ट। इसके द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य केंद्रीय सांख्यिकी संगठन को सौंप दिया गया, जो वर्ष 1955 से प्रतिवर्ष CSO भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कर रहा है। पीसी महालनोबिस की जो राष्ट्रीय आय समिति थी, इसने 1955 में जो अपनी फाइनल अंतिम रिपोर्ट सौंपी थी, उसमें इन्होंने ये जो राष्ट्रीय आय की गणना करने का कार्य है वो किसको सौंपा किसको? वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन को, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इसको इंग्लिश में कहते हैं CSO। CSO 1955 में एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में राष्ट्रीय आय का गणना करने का कार्य किसका है, तो वो कार्य है CSO का। किसका है? भारत में राष्ट्रीय आय का केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का कार्य है, जिसकी इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म है CSO। अब देखिए स्टूडेंट्स, थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्षेत्रक। थोड़ी देर पहले ही हम चर्चा कर रहे थे अर्थव्यवस्था में 3 जो हैं वो क्षेत्रक होते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्षेत्रक। कितने बताए मैंने आपको? 3। सबसे पहला प्राथमिक, दूसरा द्वितीयक, और तीसरा तृतीयक। इनके क्षेत्र लगा, क्षेत्रक, क्षेत्रक, क्षेत्रक। स्टूडेंट, जो प्राथमिक क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि संबंधी जो गतिविधियां हैं वो शामिल है। कृषि तो है ही है, कृषि के साथ में जो कृषि से जुड़ी हुई क्रियाएं हैं, जैसे पशुपालन है, मत्स्य पालन है, मुर्गी पालन है, मधुमक्खी पालन है, ये सब किस में आएंगे? प्राथमिक क्षेत्र में। पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और मधुमक्खी पालन, ये हैं प्राथमिक क्षेत्र, जो कि किससे जुड़े हुए हैं? प्रकृति से। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? प्राकृतिक क्षेत्र भी कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है? प्राकृतिक क्षेत्र भी कहा जाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, कृषि में मान लीजिए हमने गन्ने की खेती की। अब गन्ना कच्चा माल है किसका? शुगर का। चीनी बनती है, इससे गुड़ बनता है, शक्कर बनती है इससे। तो अब ये गन्ना जो है ये द्वितीयक क्षेत्र के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम द्वितीयक क्षेत्र क्या है वो अभी बताऊंगी मैं आपको, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इजी है। प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है द्वितीयक क्षेत्र। कैसे जुड़ा हुआ है? अभी यहां से गन्ना आया, गन्ना कहाँ पे चला गया? उद्योग में। उद्योग में जाने के बाद उससे क्या बनता है? शक्कर या चीनी या गुड़ या खांड बनती है उससे।
तो यहाँ बनने का काम हो रहा है, यानी विनिर्माण, बनाने का काम होता है। कच्चे माल को पक्के माल में परिवर्तित किया जाता है, किसी चीज का निर्माण किया जाता है। जिस कपास, कपड़ा बनाया जाएगा उससे। तो ये जुड़ा हुआ किससे? प्रकृति से जुड़ा हुआ है। और इसके लिए उद्योग इंपॉर्टेंट होते हैं। निर्माण का कार्य किन में होता है? उद्योगों में होता है, चाहे वो लघु उद्योग हो चाहे कुटीर उद्योग हो। उद्योग इसके लिए क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए इस द्वितीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है? औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इसको प्राकृतिक क्षेत्र और इसको औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है, विनिर्माण का कोई भी कार्य। तीसरा, प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला क्षेत्र है तृतीय क्षेत्र, जिसका काम है सेवा देने का। कई बार आपने देखा होगा कि जो अनाज होता है उसको खेतों से ले जाके मंडी में ले जाने का काम किसके द्वारा होता है? ट्रकों के द्वारा होता है। तो ट्रक को चलाने वाला कौन है? ड्राइवर। वो क्या दे रहा है? सेवा दे रहा है। तो तृतीय क्षेत्र है वो इन दोनों से अलग हटकर है, लेकिन इनको सहयोग करने वाला है। आपने आसपास देखा होगा, आपने कोई व्यक्ति क्या काम करता है? कोई नाई है, कोई धोबी है, कोई डॉक्टर है, कोई शिक्षक है, कोई वकील है, कोई टेलीफोन विभाग में, कोई बैंक में काम कर रहा है। लेकिन वो जुड़ा हुआ किससे है? इन दोनों से जुड़ा हुआ है। इन दोनों को क्या प्रदान कर रहा है? वो सेवा। तो कोई भी व्यक्ति अगर किसी को सेवा प्रदान करता है तो वो क्या कहलाता है? कौन से क्षेत्र में आएगा? वो तृतीय क्षेत्र में आएगा। इसको हम क्या कहेंगे? सेवा क्षेत्र। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है प्राथमिक क्षेत्र के 2 उदाहरण लिखिए, या द्वितीय क्षेत्र के 2 उदाहरण लिखिए, या तृतीय क्षेत्र के 2 उदाहरण लिखिए। किसी भी एक क्षेत्र का आपसे उदाहरण भी पूछा जा सकता है। और वो क्या ऐसे पूछ लिया, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र क्यों कहा जाता है? इन दोनों को सपोर्ट करता है, सहयोग करता है, इनकी सेवा करता है, इसलिए तृतीय क्षेत्र क्या कहलाता है? सेवा क्षेत्र कहलाता है। अब इन जो तीनों क्षेत्र हैं, इन तीनों क्षेत्रों का इतिहास क्या रहा है? जैसे आज हम देखें, प्राचीन समय की अगर हम बात करें तो प्राचीन समय में अधिकतर लोग कौन सी क्रिया करते थे? कौन से क्षेत्र में कार्यरत थे? वो प्राथमिक क्षेत्र में थे, अधिकतर जनसंख्या। अगर आज की हम बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र से ये घटकर ये क्षेत्र कहाँ, कौन से क्षेत्र में कन्वर्ट हो गया? तृतीय क्षेत्र में। यहाँ लोग ज्यादा काम कर रहे हैं। तो प्राचीन समय से लेकर अब तक हम इसके जो ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ है, इसके इतिहास में क्या क्या तब्दीलियां हुई है, इसके इतिहास के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स? हम बात कर रहे थे इनके ऐतिहासिक परिवर्तन की, हम बात कर रहे थे। तो ऐतिहासिक जो परिवर्तन है, प्राचीन समय में प्राथमिक क्षेत्र में लोग ज्यादा काम करते थे, लेकिन चूंकि समय है वो हर चीज को बदल देता है, परिवर्तन प्रकृति का नियम। धीरे धीरे लोगों का रुझान होने लग गया द्वितीय क्षेत्र में और तृतीय क्षेत्र में। जो लोग खेती किया करते थे अब वो कहाँ काम करने लग गए? उद्योगों में काम करने लग गए। ज्यादा से ज्यादा लोग परिवहन विभाग में काम करने लग गए, गवर्नमेंट सेक्टर में चले जाने लग गए, प्राइवेट सेक्टर में काम करने लग गए। तो इस जो प्राथमिक क्षेत्र है इसका महत्व अपने आप क्या हो गया? इसका अर्थव्यवस्था में जो जब लोग ही काम नहीं कर रहे हैं तो अर्थव्यवस्था में इसकी भूमिका भी है वो भी क्या हो गई? कम हो गई। और ऊपर किसकी हो गई? द्वितीय और तृतीय क्षेत्र की। यहाँ लोग पहले कम थे, इसलिए इनकी आर्थिक जो योगदान है वो क्या था? कम था। इसमें लोग ज्यादा थे इसलिए इसकी जो योगदान है वो ज्यादा। लेकिन धीरे धीरे इसमें परिवर्तन हो गया और आज सबसे ज्यादा लोग हैं वो तृतीय क्षेत्र में काम करते हैं। तो कृषि की ये जो प्राथमिक क्षेत्र है इसकी भूमिका है वो कम हो गई है, लोगों ने इसमें काम करना कम कर दिया है। अब
जो उत्पादन में तृतीय क्षेत्र का महत्व है वो बढ़ता जा रहा है। अभी बताया ना मैंने आपको क्यों बढ़ता जा रहा है। पिछले वर्षों में अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि हुई है, परंतु सबसे अधिक वृद्धि तृतीय क्षेत्र के उत्पादन में हुई है। परिणामतः भारत में प्राथमिक क्षेत्र को प्रतिस्थापित करने हेतु तृतीय क्षेत्र सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र के रूप में उभर कर आया है। भारत में यद्यपि सकल घरेलू उत्पाद में तीनों क्षेत्रों की हिस्सेदारी में परिवर्तन हुआ है, फिर भी रोजगार में उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हुआ है। अभी मैंने क्या बताया आपको कि तृतीय क्षेत्र है, इस तृतीय क्षेत्र में लोगों का रुझान ज्यादा हुआ है, लोगों ने काम करना तृतीय क्षेत्र में ज्यादा चालू कर दिया। लेकिन स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, तृतीय क्षेत्र में लोगों के काम ज्यादा करने के बावजूद भी भारत जैसे राष्ट्र में बेरोजगारी है वो आज भी पैर पसारे पड़ी है। रोजगार का सृजन ज्यादा नहीं हुआ है। बेरोजगारी की समस्या है वो ज्यों की त्यों है। हालांकि लोग काम कहाँ कर रहे हैं, तृतीय क्षेत्र में कर रहे हैं, लेकिन रोजगार है वो कम ही हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ। बेरोजगारी की समस्या जो कि त्यों ही है। प्राथमिक क्षेत्र से रोजगार का स्थानांतरण क्यों नहीं हुआ, इसका कारण ये है कि द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में रोजगार के अवसर का पर्याप्त सृजन नहीं हुआ। परिणामतः देश में लगभग आधे श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र मुख्यतः कृषि में काम कर रहे हैं, जिसका सकल घरेलू उत्पाद में 15% से भी कम है। इसकी तुलना में द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में 85% से भी अधिक है। ये क्षेत्र लगभग आधे लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। भारत में लगभग आधी से भी ज्यादा जनसंख्या है वो आज भी प्राथमिक क्षेत्र में काम करती है, लेकिन जीडीपी में सकल घरेलू उत्पाद में इनका जो योगदान है वो 15% है। लोगों का रुझान तो द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की तरफ है, लेकिन यहाँ रोजगार का सृजन ज्यादा नहीं हो पा रहा है, तो लोग मजबूरन क्या कर रहे हैं, प्राथमिक क्रिया कर रहे हैं, प्राथमिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लेकिन अपना सकल घरेलू उत्पाद में योगदान नहीं दे पा रहे हैं, 15% ही दे रहे हैं, जबकि 85% सकल घरेलू उत्पाद में द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का योगदान है। ये बहुत सारे लोगों को क्या दे रहे हैं, रोजगार के अवसर उपलब्ध करवा रहे हैं। आर्थिक वृद्धि एवं आर्थिक विकास, ये हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। हमारी आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।